जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। जिस तरह से ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम में भारत की स्थिति किस तरह की थी। अब चाहे वो सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल सिस्टम के बारे में, यानी कि सामाजिक व्यवस्था उस वक्त किस प्रकार की थी। अगर हम अमीरों की बात करें, जिनमें कुलीन, ज़मींदार, जागीरदार या फिर प्रांतीय गवर्नर या फिर सूबेदार या नवाब थे, तो वो जिस तरह से जनता को लूट रहे थे और जिस तरह से जनता के ऊपर प्रहार करने के बाद वो पैसा कमा रहे थे और रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अमीर से और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। दूसरी तरफ हम बात करें गरीबों की, जो कि अमीरों के वजह से, ज़मींदारों और साहूकारों की वजह से मैक्सिमम रेवेन्यू थोप देने की वजह से वो भुखमरी की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी चीज़, किसानों पर रेवेन्यू और ज़्यादा थोप दिया गया था, जिस वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा चरमरा गई थी। और तीसरी चीज़, बहुत सारे रेवेन्यू इंक्रीज़ होने के बाद बहुत सारे जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो गरीबों को टॉर्चर किया करते थे रेवेन्यू देने की वजह से, जिस वजह से गरीब और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए थे। तो यूँ कह सकते हैं अगर उस टाइम के सोशल सिस्टम के बारे में, तो बिल्कुल भी करप्ट हो चुका था, जैसे कि आज भी है कुछ मामलों में। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो इस चीज़ की जो मूलभूत इकाई थी वो बेसिकली गांव थी। अब चूँकि गांव के लोग मैक्सिमम किसान हुआ करते थे और वो जब काम करते थे और उससे जो कमाई होती थी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जो कि बेसिकली लैंड रेवेन्यू हुआ करती थी। यानी कि ज़मीन को नाप करके अप्रॉक्सीमेटली जो एक कैलकुलेशन किया जाता उसके अकॉर्डिंग किसानों के ऊपर टैक्स थोपा जाता था और उसी की वजह से पूरे का पूरा साम्राज्य चल रहा था, चाहे वो शासकों का खर्चा हो या फिर ज़मींदारों या कुलीनों का खर्चा हो। और उससे रिलेटेड जितने भी राज परिवार के भोग विलासिता की वस्तुएं, वो सारी गांव के किसानों की वजह से ही चल रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं गांव का स्टेट्स, यानी कि वहाँ के शासकों के साथ बस इतना ही रिश्ता था कि रेवेन्यू उनके पास भेजना। अब उस वक्त दस्तकारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी और भारत के अंदर बनने वाली इस तरह के दस्तकारी की चीज़ें ग्लोबली मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग थी, जिस चीज़ के लिए भारतीय राज्यों ने एक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें जगत सेठ, नगर सेठ, उत्तर भारत में इन दो लोगों ने, यूँ कैसे इन दोनों ने मिलकर के काफ़ी कुछ बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें साउथ इंडियन की, तो उसमें चेट्टी जो थे, यूँ कह सकते हैं चेट्टी एक समुदाय हुआ करता, जो कि बेसिकली व्यापार या फिर बैंकिंग सिस्टम में ही अपने राज या फिर यूँ कह लें कि खुद को आगे बढ़ाया करता। तो इसी तरह से जगत सेठ और नगर सेठ हुआ करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उस टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर छोड़ दें तो लिटरेचर हो गया, साहित्य, धर्म या फिर दर्शन शास्त्र, इस तरह के जो विषय थे वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थे और इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता और इन सारी चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती थी। इस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन हुआ करता था, वो बेसिकली भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हुआ करता था। अगर हम हाई स्कूल की बात करें, तो हाई एजुकेशन बेसिकली काफ़ी लिमिटेड था। बेसिकली अमीर लोग ही ये अफोर्ड कर पाते थे, जबकि बाकी जो गरीब लोग हुआ करते थे, अब चाहे वो उसमें बच्चे हों या फिर औरतें हों या फिर मर्द हों, वो बाकी सभी जीविका चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था, जिस वजह से वो हाई स्कूल की एजुकेशन नहीं ले पाते थे। इस टाइम में संस्कृत काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, स्पेशली ब्राह्मण और हिंदुओं के लिए। दूसरी तरफ फ़ारसी, जिसे हम पर्शियन कहते हैं, वो बेसिकली मुस्लिम और हिंदू दोनों में ही प्रचलित थी। मुस्लिम में इसलिए क्योंकि वो बेसिकली बाहर के थे
और दूसरी तरफ हिंदुओं की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि भारत यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले सिस्टम है, तो जो भी लोग बाहर से भारत में आते हैं वो यहीं के बनकर रह जाते। तो जो कि ये सत्ता में थे, तो जिस वजह से पर्शियन लैंग्वेज भी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल एजुकेशन की। अगर हम बात करें तो औरतों की एजुकेशन कुछ खास अच्छी थी नहीं। पर्दा प्रथा अभी भी चल रही थी, तो बेसिकली बहुत ही कम ऐसी औरतें होती थी जो कि पढ़ पाती थी। बेसिकली हाई प्रोफाइल की जो औरतें होती थी वो पढ़ पाती थी। बाकी जो भी औरतें गरीब तबके से आती थी वो पढ़ नहीं पाती थी, चूँकि उन्हें जीविका चलाने में अपने हस्बैंड्स की मदद करनी पड़ती थी, जिस वजह से उनका शिक्षा में ज़्यादा योगदान नहीं हो पाता था। अब हम बात करते हैं नारीवाद की तरफ, यानी फेमिनिज्म की तरफ चलते हैं। इस टाइम पे औरतों को समानता का अधिकार दिया जाता था, उनके साथ सम्मानपूर्वक पेश आया जाता था, लेकिन समानता नहीं दी जाती थी। इस टाइम पे पैट्रियार्की थी, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरह से ये प्रथा चलती रहती थी, जिस वजह से औरतों को कुछ खास वैल्यू उस टाइम पे मिली नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपर क्लास की जो औरतें होती थी वो हाई स्कूल की बहुत कम ही ऐसी होती थी, अपर क्लास की औरतें जो कि अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन पूरी कर पाती थी। जो लोअर क्लास की औरतें हुआ करती थी वो बेसिकली उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता था। इस टाइम पर पर्दा प्रथा, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, उन सभी में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। औरतें बेसिकली हिजाब लगाया करती थी, लेकिन हिंदू औरतों को भी घर से बाहर निकलना मना था, जिस वजह से यूँ कह सकते हैं पर्दा प्रथा, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों ही समुदाय में ये चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो कि इस टाइम के नारीवाद में चल रही थी। इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे ख़राब कुरीति थी वो बेसिकली दहेज थी। अब हमने फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद के ऊपर बात कर लिया, तो अब हम बढ़ेंगे दास प्रथा के ऊपर, जो कि एक और बेहद बेकार और वाहियात कुरीति हुआ करती थी उस टाइम के सिस्टम के दौरान। अभी भी है, लेकिन अभी काफ़ी कम है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज के टाइम पे भी इस चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे तो। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो बेसिकली स्लेव जो होते हैं यानी कि नौकर, वो बेसिकली दो प्रकार के हुआ करते थे। एक तो डोमेस्टिक स्लेव जो कि घरों में काम करते थे यानी घरेलू नौकर, दूसरी तरफ कृषि नौकर होते थे जो कि बेसिकली उन्हें मजदूर कह सकते हैं हम, जिन्हें नौकरी पर सिर्फ इसलिए रखा जाता था, दास बनाकर रखा जाता ताकि वो कृषि से रिलेटेड सारे काम कर लें। तीसरी तरफ चाइल्ड बच्चों के जो दास व्यापार होता था वो काफ़ी इस टाइम पे प्रचलित था। जिस अंग्रेज़ों के आने के बाद इस चीज़ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए यानी कानूनन चलाने के लिए 1752 ईस्वी में कोलकाता में एक कोर्ट खोला गया, जिसका काम सिर्फ ये था कि स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को किस तरह से कंट्रोल किया जाए या फिर दास प्रथा को किस तरह से सिस्टमेटिक चलाया जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया, इसके टाइम पर स्लेवरी सिस्टम और भी ज़्यादा तेज़ हो गया था और यहाँ पर दास व्यापार बढ़ गया था, ना कि घटा था। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा इमामबाड़ा है जो कि 1784 ईस्वी में आसफ जहाँ के द्वारा डेवलप किया गया था। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके चारों तरफ कोई पाया नहीं है। ये बड़ा इमामबाड़ा बेसिकली मुहर्रम मनाने के लिए ये बनाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है जो कि हमारे भारत को एक अलग हेरिटेज की स्थिति में लेकर के जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जय सिंह, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, उन्होंने बेसिकली 5 ऑब्जर्वेटरी, जिन्हें हम हिंदी में वेधशाला कहते हैं, 5 ऑब्जर्वेटरी की स्थापनाएँ की थी। वेधशाला का निर्माण उन्होंने शुरू किया था और इस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। इन सारी चीज़ों के अलावा हम बात करें तो गोल्डन टेम्पल, जिन्हें स्वर्ण मंदिर कहते हैं हम, जो कि अमृतसर में है,
इसका निर्माण कराया था रणजीत सिंह ने। ये बेसिकली एक ऐसा मंदिर है जिसको तांबे से बनाया गया था और उसके ऊपर सोने की पतली पतली परत चढ़ाई गई थी, जिस वजह से इसका नाम गोल्डन टेम्पल रखा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्रिश्चियन जो भी क्रिश्चियन थे उन्होंने एक प्रेस बिल्ड की। प्रेस का मतलब वो आयरन वाला प्रेस नहीं जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, वो वाला नहीं। ये प्रेस वो थी जहाँ पर छपाई हुआ करती थी। उसमें उन्होंने क्या किया, बाइबल को सबसे पहले एडिशन किया हिंदी में, क्योंकि उस वक्त हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। उसके बाद उन्होंने बंगाल, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ से वो उनका 60% तक का व्यापार बंगाल से ही होता था, जिस वजह से उन्होंने बाइबल को बंगाली में ट्रांसलेट की, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि बंगाल के लोग बाइबल को पढ़ेंगे और वो भी ईसाई धर्म अपना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन सारी चीज़ों के अलावा साउथ इंडियन में उन्होंने सबसे पहले व्यापार शुरू किया था, जिस वजह से उन्होंने साउथ इंडियन में तमिल बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, जिस चीज़ की वजह से उन्होंने बाइबल को तमिल में भी ट्रांसलेट किया। तो ये सारे ऐसे आर्किटेक्चर या फिर लिटरेचर कह सकते हैं जो कि उस टाइम के सिस्टम में इंक्लूड की जाती थी। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्त नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, मत करो यार शेयर। तो दोस्त अगर हैं तो शेयर करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, रहने दो। और अभी तक ये वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बगल वाला घंटा ज़रूर या क्या बोलते हैं उसको, घंटा ज़रूर दबा देना, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है और हम और अच्छे से ट्राई करते हैं कि इससे भी अच्छी वीडियोस बना सके और आपको प्रोवाइड कर सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार ये वाला थोड़ा डबल हो गया, तो समझ जाओ यार क्या करना तुमको। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।